अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 डेटा की डिस्कशन आपके साथ चल रही थी। मैंने आपके साथ डेटा को डिस्कस करते हुए उसके 3-4 पहलू पहले डिस्कस किए थे। उन्हीं बातों को एक बार क्विक रिकैप देता हुआ मैंने अपनी आज की बात करनी है। सबसे पहली बात कि डेटा एक क्रूशल क्रिटिकल रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए। ठीक हो गया। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि एक इंस्टीट्यूशन ने, एक इदारे ने ACCA को सॉफ्टवेयर बना कर दिया और उसके बदले में पैसे नहीं लिए बल्कि उनका डेटा कलेक्ट कर लिया। यार ये बात हुई है। और आपको ये बात सिखाना मकसद था कि भाई उसने 1 करोड़ रुपए की जगह डेटा लिया है तो डेटा की वैल्यू उससे भी ज्यादा है। तो डेटा एक रिसोर्स है आज के एरा में। पहली बात ये। दूसरी बात, एक टाइम था जब डेटा अवेलेबल नहीं होता था तो डेटा को जनरेट करना एक काम होता था। आज की एरा में डेटा इजीली अवेलेबल है मगर वो ओवरलोड है। डेटा तो मिल जाएगा लेकिन डेटा इतना ज्यादा है कि उसमें से कौन सा डेटा सही और रेलेवेंट है इसको देखना पड़ेगा। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना कि वो इंफॉर्मेशन बने और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो, ये वाला काम आज ज्यादा मुश्किल हो गया है। पहले डाटा होता ही नहीं था तो आपको डाटा को जनरेट भी करना होता था। आज डाटा है लेकिन वो वाला डाटा जो आपके काम का है आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, जो आज का चैलेंज है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कल ये वाली बात भी हुई थी। फिर ये वाली बात भी हुई थी कि जो डाटा है ये रॉ फॉर्म को कहते हैं। इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको इंफॉर्मेशन में प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता है और उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग होती है। उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग होती है। और मैंने कल आपकी ये अटेंडेंस शीट पकड़ के कहा था कि भाईजान ये जो डाटा है ये सारा क्या है, ये जो आपने अटेंडेंस शीट है इस पर मौजूद ये सारी बात ये डाटा है, ये रॉ फॉर्म में है। मैंने 1 वीक के बाद ये शीट देखनी है। 1 वीक के बाद ये शीट देखकर ये नतीजा निकालूं कि कितने लोग फर्स्ट डे आए, कितने लोग फर्स्ट डे वाले सेकंड डे नहीं आए, कितने लोग सेकंड डे और फर्स्ट डे दोनों दिन आए। ठीक हो गया। पूरी वीक की अटेंडेंस उस पर लगेगी और कितने लोग लाहौर के हैं, कितने लोग लाहौर के नहीं हैं, ये सारी उस डेटा से मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकूंगा। तो वो था कि भाई डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से और रिसर्च से। इसको प्रोसेस करेंगे, यूजफुल बनाएंगे, इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन काम आएगी। अच्छा जी, यूजफुल इंसाइट। इंसाइट होता है भाई कि आप कोई नतीजा निकालने की पोजीशन में हो, किसी चीज को इंटरप्रेट कर सकें, किसी चीज को इंटरप्रेट कर सकें। एक बच्चा जो 10 दिन 12 दिन से लगातार आ रहा है, मैं उससे एक नतीजा निकाल सकता हूँ कि यार इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही है, मेरा पॉइंट समझा। ये इंसाइट है। यूजफुल इंसाइट जनरेट होगी। बेसिकली इंसाइट यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से जो अखज किया है आपने वो।
क्रिटिकल रिसोर्स है डिसीजन मेकिंग, फिर कस्टमर बिहेवियर। जब ये कस्टमर बिहेवियर पढ़ाना था तो मैंने आपको एग्जांपल KFC की दी थी, वो याद आ रही है? सर क्या खाते हैं आपके बच्चे? आइसक्रीम खाते हैं, ऑफिस किधर है, घर, सारी स्टोरी आपको सुनाई हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस एक दो पैरा को पढ़ाने के लिए मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दिए हैं रियल लाइफ, ताकि आप रिलेट कर सकें। ठीक हो गया? और डेटा की बात हुई। फिर उसके बाद हमने कहा था भाईजान डेटा की कैटेगरीज है, डेटा की टाइप्स है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स, क्वालिटेटिव का मतलब है अदर देन नंबर्स, क्वांटिटेटिव का मतलब है न्यूमेरिकल्स, इसका मतलब है नॉन न्यूमेरिकल्स। और फिर क्वांटिटेटिव की बात की थी तो उसमें भी फर्दर दो थी। डिस्क्रीट वो था जो होल नंबर था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। और जो कॉन्टिन्यूस था वो डेसिमल में था, रेंज थी, हाइट, वेट, टेम्परेचर। सर क्वालिटेटिव डेटा की बात की थी तो इसमें भी दो चीजें थी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से याद रखें ऑर्डर, जिसमें रैंकिंग हो सके जिस क्वालिटेटिव डेटा में, वो ऑर्डिनल होता है। और जिसमें रैंकिंग ना हो वो नॉमिनल है। जेंडर इंफॉर्मेशन है, उसमें लिखा हुआ है जेंडर मेल है या फीमेल है। ब्लड ग्रुप क्या है, कोई भी AB पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, क्या ब्लड ग्रुप। तीसरा मैरिटल स्टेटस। अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन आ रही थी इसमें कोई ऑर्डर, कोई कैटेगरी, कोई तरतीब, कोई रैंकिंग नहीं, ये था नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, जिसके अंदर रैंकिंग हो। आप तरतीब से चलें। सर जी पहले मुल्क का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद शहर का नाम लिखते हैं। अच्छा अब होगा क्या, अगर आपने मुल्क का नाम इंडिया लिखा है तो नीचे शहर का नाम इस्लामाबाद नहीं लिख सकते? यस और नो? तरतीब है ना सर, स्टेप बाय स्टेप। ऑर्डिनल जिसमें रैंकिंग हो। आपने कहा जी पहले स्कूल का नाम, फिर कॉलेज का नाम, फिर यूनिवर्सिटी का नाम, एक तरतीब है, ये काम पहले हुआ ये बात। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बात हुई थी आपकी कि भाई आपकी सेटिस्फैक्शन, या हमने ये बात की थी कि फीडबैक ली कि बच्चों आपको समझ आ रही या नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की स्माइली बनाई थी, याद है? मैंने कहा था जी बिस्मिल्लाह, और मैंने कहा था भाईजान इसका मतलब था सेटिस्फाइड, इसका मतलब था ओके, इसका मतलब था डिससेटिस्फाइड। एक लाइन लिखी हुई थी जो बच्चों ने मुझसे पूछी और मैंने फिर उन्हें भी बताया पिछली क्लास में, और मेरे जहन में था कि मैं आप लोगों ने ये बात नहीं की तो मैं आपको बताऊं कि भाई एक बच्चे ने ये पूछा है, yes, the interval between them are not defined। ऑर्डिनल डाटा में इंटरवल डिफाइंड नहीं होता। सर इसका मतलब क्या है, या ये लाइन जहाँ पर ऑर्डिनल डाटा है कि डाटा जो है क्वालिटेटिव डाटा है, आप सेटिस्फाइड हैं या सुपर सेटिस्फाइड। आपको खाना खाया, खाना मज़े का है या बहुत मज़े का है, इन दोनों के दरमियान में कितना इंटरवल है, कितना गैप है, आप डिफाइन कर सकते हैं?
सर अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो ये ऑर्डिनल है। हाँ ये पक्की बात है कि बहुत मजे का मतलब है मजे से ज्यादा, यस और नो। जो मजेदार है जो उसके है बहुत मजे का है, तो जो बहुत मजे का है वो मजेदार से एक स्टेप ऊपर जरूर है। कितना ऊपर है डिफाइन नहीं कर सकते। आप कहीं खाना बस ठीक है खा लिया, पेट भर लिया, दो जख्ती भर ली, आप कहें खाना बिल्कुल बकवास है। ये जो ठीक है और ये जो बकवास है इसमें कितना कितना डिप है, कितनी कमी है, ये मेजर नहीं हो सकता। क्यों सर? ये क्वालिटेटिव है ना। यही आपको कहा जाए 1 से 5 में रेट करें तो हम कहेंगे कि भाई 4 का मतलब गुड, 5 का मतलब वेरी गुड। अब आप उसको, अब आप इंटरवल्स में उसको बता रहे हैं। अब अच्छा उसमें ये है कि इस केस में भी ये क्वालिटेटिव ही होता है, जजमेंटल ही होता है, लेकिन न्यूमेरिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हम इसको क्वालिटेटिव नहीं कहेंगे, क्वांटिटेटिव कहेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, इसकी सारी डिस्कशन हम कल कर चुके थे। ये सारी बात आपने कल कर ली। आज हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ डाटा की। ये भी बात आपके साथ कल की है और उसमें मैंने कहा था जी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। और मैंने कहा था भाईजान आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल के अपने कॉन्टैक्ट्स देखें तो आपको देखेंगे बड़ी तरतीब से, बड़ी तरीकेकार से सारे कॉन्टैक्ट सेव हुए हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है। और फिर मैंने आपको कहा था कि आप क्या निकालें, व्हाट्सएप की चैट निकाल लें। अब वो चैट जो आपने दोस्त के साथ की हुई है उसमें आप गौर करेंगे तो कभी टेक्स्ट होगा, कभी वॉइस होगा, कभी लिंक होगा। मैं नहीं बात कर रहा कि इस चीज का लिंक है, अल्लाह पाक शुक्र जो भी है ठीक हो गया। लिंक होगा, कभी पिक्चर होगी, कभी वीडियो होगी, कभी वॉइस होगी, कभी टेक्स्ट होगा, कभी स्टिकर इमोजी होगा। यार पॉइंट समझ आ रहा है? और यार एक ही तरतीब में ये सब कुछ चल रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड है ना, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को प्रोसेस करना और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड। कैसे डिफिकल्ट है? लो जनाब सच्ची स्टोरी है। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने एक दोस्त से उसको कहा कि यार मैंने ना घर में एक प्रोग्राम किया हुआ है, तो तुम्हारे पास एक माइक पड़ा हुआ है, स्पीकर पड़ा हुआ है, वो तो मुझे दे दो। उसने मुझे माइक और स्पीकर दे दिया और जब माइक और स्पीकर उसने मुझे दिया मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। जो माइक था ना वो वायरलेस था। मैंने कुछ दिनों बाद उसको उसकी तरफ आया, स्पीकर उसको वापस किया, माइक जो है ना वो मैंने कहा कि यार चूंकि ये कॉर्डलेस है, वायरलेस माइक है, तो ये ना हो कि ये वाला माइक आगे पीछे हो जाए। मैं उसके घर गया, वो घर में मौजूद नहीं था, तो मैंने ना उसके साथ एक जहाँ पर उन्होंने मुझे बिठाया उसके साथ एक समझ लें वो एक टेबल थी, टेबल के अंदर ड्रॉ की जगह थी। मैंने दराज खोला, टेबल को उसके अंदर, माइक को उसके अंदर रख दिया दराज की। मुझे ध्यान था कि यार स्पीकर जो है वो तो अलहदा डब्बे में है, ये माइक गुम ना जाए। मैंने माइक को दराज में रख दिया और स्पीकर उसको दे दिया। और चूंकि वो खुद घर नहीं था, उसका भाई था, उसके साथ 2-4 मिनट बैठा। मैं कहा भाई मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
मैंने उसको एक वॉइस नोट कर दिया, यार मुझे डर था कि माइक गुम ना जाए, तो मैंने माइक को दराज में रख दिया, वॉइस नोट किया, मैं निकल गया। 6 माह 8 माह ना स्पीकर की उसको जरूरत पड़ी ना मुझे पड़ी, कुछ 6 माह बाद उसका फोन नहीं आ गया, यार आप स्पीकर तो दे गए थे, माइक नहीं दिया आपने। मैंने कहा यार मैंने दी, अच्छा मुझे भी भूल गया हुआ था। मैंने कहा यार मैंने दे तो दिया, ये क्या चक्कर है। मैं उसके साथ बैठा चाय पे, मैं कहा यार मैंने दे दिया हुआ भाई, सारी चीज़ें पूरी करके दी थी। उसने कहा भाई माइक नहीं निकला। तो फिर मैंने कहा यार ये था कि मैं कहूँगा व्हाट्सएप किया था, तो वो चुप कर देगा, कहेगा ठीक है। वो कहते हैं व्हाट्सएप चैट देख लेते। अब जब व्हाट्सएप चैट देखी, व्हाट्सएप चैट जब देखी, वो तो 6 माह में कोई 18,000 मैसेज थे, कोई इमेज, कोई वॉइस। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, स्पीकर दिया था और तो माइक दिया था। मैं व्हाट्सएप चैट पे सर्च करता हूँ और सर्च करके उस पर माइक लिखते हैं, तो जो माइक वाला मैसेज होगा वो मिल जाएगा। वो ऑडियो मैसेज था, अब वो सर्च करने से नहीं मिलना मुझे। मेरी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की प्रोसेसिंग, यही सारा डाटा टेक्स्ट होता, उसको ढूंढना आसान होता। यार वो आज तक, अच्छा कुछ टाइम के बाद फिर मैं उसकी तरफ गया और मैं उसके उस रूम में ही, ड्राइंग रूम में बैठा, मैंने वो दराज खोला, अच्छा वो भी नहीं आया था। तो ऐसे ही मैं होता है ना, बंदा बैठता है, अभी वो यार वो उसको बुला दें महबूब को, अच्छा वो आ रहा है, मैं बैठा, मैंने वो दराज खोला, दराज के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ था। अब जब मैंने दराज खोला, उसके अंदर वो वैसे ही पड़ा हुआ था। जब वो आया मैंने कहा देखिए माइक पड़ा हुआ है, कहते तूने भी रखा। वो सर समझ आ रही है। वो बात एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, वो आज तक वो मुझे कहता है कोई बात नहीं यार जाने दे क्या हो गया। और मुझे हर बार लगता है कि यार मैंने मैसेज भी किया था, मैंने माइक तुम्हारे घर के दराज में रखा था, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भी दे दिया था, मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक किया था। और वो कहते चल जाने दे कोई बात नहीं, जिससे मुझे और बुरा लगता है कि ये अभी भी ये समझ रहा है कि मैं लेके गया था और मैंने वापसी पे दोबारा रखी। यार समझ आ रही है। अब सारी स्टोरी का मकसद है कि उस दिन जब हम बैठे और मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया था, तो हम डाटा अनस्ट्रक्चर्ड था, उसको बेहतर तरीके से प्रोसेस नहीं कर सके। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को प्रोसेस करना और उससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डाटा, और स्ट्रक्चर्ड डाटा कम है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज़्यादा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ लाइक 80% से ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इस वक्त इस दुनिया में। ज़्यादा डाटा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड है। असल में आप ये समझें कि दफ्तरों में जो काम हो रहा है ना, बस वो स्ट्रक्चर्ड है। और जो आम रूटीन में काम हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। डाटा तो बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है। सर आप अभी मोबाइल निकाल के जो काम भी करेंगे उससे डाटा जनरेट होगा। कॉल करेंगे, कॉल लॉग जनरेट होगी, ये भी तो डाटा है। कोई वेबसाइट पे जाएंगे, हिस्ट्री में वो वाली आ जाएगी, बाद में आप डिलीट करेंगे ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन उससे हिस्ट्री में आ जाएगा कि ये एक्टिविटी परफॉर्म। सर डाटा तो जनरेट हो रहा है ना जो कर। सर जी आप यहाँ पर आए हैं, हमारे कैमरा ने देखा कि ये बच्चा यहाँ पर है, डाटा जनरेट हो रहा है। ये वीडियो बन रही है, डाटा।
हर वक्त डेटा जनरेट हो रहा है। सर आज आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो फिर आपकी नज़र को आपका देखने का फ़र्क आ जाता है। सर जी जो आप जाते हैं, आप गाड़ी देखते हैं ना, आपको तो यार ये लश पश गाड़ी है, 2000 सीसी का इंजन है, बड़ा चमक रही है गाड़ी, यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है। किसी मैकेनिक को लेके जाएंगे ना उसी गाड़ी को देखने के लिए, तो मैकेनिक उसकी लश पश से इम्प्रेस नहीं होगा। मैकेनिक कहेगा यार आधा बोनट खोलो। इंजन की सूरत हाल है, दोनों बंदे हैं, दोनों की आंखें दो दो ही हैं, देखने का अंदाज फर्क है, सोचने का अंदाज फर्क है। वो टेक्निकल आदमी है, वो टेक्निकल अंदाज से सोचता है। सर जी आप अब डाटा के कारीगर बन रहे हैं, अब आपको डाटा को अप्रोच करने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा, अब आपका अंदाज़ा अपग्रेड हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि यार ये हर चीज़ से क्या हो रहा है, डाटा जनरेट हो रहा है, और इतना ज़्यादा डाटा हर वक्त जनरेट हो रहा है। सर फेसबुक पे पोस्ट लगाना डाटा जनरेट कर रहा है, उसके ऊपर हर रिएक्शन डाटा जनरेट कर रहा है, हर कमेंट डाटा जनरेट कर रहा है, कमेंट के ऊपर रिएक्शन डाटा जनरेट कर रहा है, कमेंट का रिस्पॉन्स डाटा जनरेट कर रहा है। डाटा, अब आप सोचें सर जी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 10 मिलियन ईमेल्स की जाती है, हर रोज 10 मिलियन ईमेल्स की जाती हैं। सर ये जितनी भी ईमेल जा रही है आ रही है, डाटा है या नहीं है? डाटा है सर। और ईमेल करने वाले लोग फॉर्मल हैं और कम हैं। अब आप एक बार सोचें कि हर रोज कितनी टिकटॉक बन रही हैं और उस पर कितने रिएक्शंस। भाई एक एक टिकटॉक पे 10-10 लाख लाइक्स होते हैं, हर लाइक एक रिएक्शन है और वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस बंदे ने ये वाला लाइक वाला बटन, थम्स अप वाला बटन, हार्ट वाला बटन कब दबाया और कब दबा के वापस रिवर्स भी किया। होता है ना बंदा लाइक कर देता कि ओहो दोबारा अनलाइक कर देता, और हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है और उससे आपकी प्रेफरेंसेस जज हो रही हैं, और फिर आपकी प्रेफरेंस की बेस पर और उस तरह का डाटा आपको शो हो रहा है। और बंदा बाज़ औक़ात कोई वीडियो आती है रन टाइम पे, स्क्रॉल करते हुए वो वीडियो देख लेते हैं। अब वो वीडियो उस वक्त तो देख लेता है, वो आपकी प्रेफरेंस में आई थी, फिर उसके बाद आप अपने अब्बू के साथ बैठे होते हैं, फिर वो उसको तो नहीं पता कि इस वक्त इसके अब्बू बैठे हैं या नहीं बैठे और इनका आपस में कैसा मजाक है, वो उसी टाइप की दूसरी वीडियो आपके सामने शो कर देता है। आप अपने अब्बू की तरफ देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, चल रही है नहीं सर। वो आपने जो पहले वीडियो देखी है ना, उससे उसने आपकी प्रेफरेंस से एडजस्ट समझ ली है, इस बंदे की प्रेफरेंस क्या है, इसका मिजाज कैसा है। अब आपको आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक चीज़ दिखाता है तो आप कहते हैं कि यार ये पता नहीं, फेसबुक पे आप बिल्कुल एतमाद नहीं कर सकते आप। और सर समझ आ रही है, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या था, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड। यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करूं तो वो कहता है ईमेल, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर्ड की, जिसमें टू फ्रॉम सीसी किसको करना है, ये वाली चीजें डेट और टाइम, ये क्या है स्ट्रक्चर्ड। बॉडी ऑफ द ईमेल, ये क्या है अनस्ट्रक्चर्ड। और ओवरऑल ईमेल क्या है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओवरऑल ईमेल क्या है सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो भाई स्ट्रक्चर्ड क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है, ये तीन है।
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आज इसको इससे भी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना है। मैं आपको क्रक्स बता चुका, कल भी इतनी बात तो मैंने कर दी थी। हम जहाँ पर चल रहे हैं उसको आगे लेके चलते हैं। स्ट्रक्चर डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द predefined format typically stored in rows and columns. This type of data is easy to manage, analyze and query. स्ट्रक्चर डाटा है, टेबल की फॉर्म में, रोज कॉलम्स है, इसको फिल्टर करना, इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हुआ होता है। रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखा रहने दें। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 5 और 6 इज अबाउट डेटाबेसेस, वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा क्या है? कस्टमर का रिकॉर्ड आपके पास, फिर वही KFC वाली एग्जांपल है, आपके पास ना फ़ोन नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, शहर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, ऑफिस का है, घर का एड्रेस है, फिर लास्ट जितने ऑर्डर्स आपने दिए हैं वो आ रहे हैं, और एक जनरल प्रेफरेंस आ रही है। ठीक हो गया? वो जब आपने फ़ोन किया KFC में तो उस बंदे के सामने स्क्रीन पर आपसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। दैट्स वाई कि वो फ़ोन उठा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है, उसके पास वो डाटा आ रहा है, और उन्होंने वो डाटा फ़ोन नंबर की बेस पर, जब फ़ोन आता है तो उस बेस पर वो डाटा उसके सामने आ जाता है। सर ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, जिसमें ये डाटा नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, परचेज हिस्ट्री, इंटरैक्शंस, एक बंदा उसी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से ये डिस्कशन भी है कि भाई एक बंदा है वो देखता है कि कोई खातून जो है वो कॉल पर बात कर रही है, और वो बंदा थोड़ा जज्बाती हो जाता है और उससे ऑर्डर के अलावा कोई और दूसरी जज्बाती गुफ्तगू शुरू कर देता है। ये इंटरेक्शन क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो सारा कुछ डाटा रिकॉर्ड हो रहा है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि आप कॉल करें किसी कंपनी को तो वो कहते हैं ना कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है जी, के क्या लाइन क्या बोलते हैं वो, कंपनी के मियार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। नहीं यार, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो आपका क्वालिटी के म्यार को बेहतर बनाने के लिए कॉल रिकॉर्ड हो रही है। क्वालिटी का म्यार कहने को तो वो ये कहते हैं, लेकिन असल बात तो ये कि आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको गालियाँ देने लग जाएं कॉल पे, तो आप लीगल जब उससे बाहर निकलेंगे, जब आपको ऐसी बात करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उनके पास कॉल रिकॉर्ड की बेस पर वो पता होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इंटरेक्शन, कोई साहब थे, जो बात मैं करना चाहता, कोई साहब थे, उन्होंने लास्ट दो तीन इंटरेक्शन में बेहुदा गुफ्तगू की, जिसको कॉल करते हैं लेट्स से KFC की रिप्रेजेंटेटिव से। अब उन्होंने क्या करना है, KFC वालों ने इस नंबर को फ्लैग कर देना और लिखना है सिर्फ मेल ये कॉल अटेंड करे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चूँकि बंदा अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता, तो कोई मर्द ही इस कॉल को अटेंड कर ले। इंटरैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ जी, एक और बात भी है, आपने ऑर्डर मंगा लिया, जब राइडर आपके पास पहुंचा तो आपने कहा यार मैंने नहीं खाना, अब दिल नहीं चाह रहा। अब उन्होंने ऑर्डर डिलीवर किया, आप जो है आपने वो रिसीव करने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते बाद फिर ऑर्डर किया, फिर रिसीव नहीं किया। अब वो आपके नंबर के साथ एक टैग कर देंगे कि भाईजान फ्लैग कर देंगे, ये बंदा अब जो भी कहे ये 2 नंबर आदमी झूठा है,
बाद में ऑर्डर रिसीव नहीं करता, आपने इसको ऑर्डर नहीं भेजना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इंटरैक्शंस क्या हो रहे हैं सर? ये डाटा स्ट्रक्चर डाटा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, टैबुलर फॉर्म में होता है, इजी टू फिल्टर एंड एनालाइज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सर आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में डेट टाइम अमाउंट के साथ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही? सर बिल्कुल हो रही है। सर ये क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डाटा, इजीली प्रोसेस टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Uses of structured data, structured data के uses. Structured data is widely used across various industries due to its organized, easy accessible and analyzable format. दफ्तरों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लाजमी बात है। इजीली एक्सेसिबल भी होता है, एनालाइजेबल फॉर्मेट भी होता है। बैंक्स में स्ट्रक्चर डाटा, जो बैंक में जितना डाटा भी है वो एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। आपने जितनी ट्रांजैक्शन की वो भी, आपने लोन लिया, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपकी उसके अलावा कोई रिपोर्ट है, आप अपनी बैंकिंग ऐप में जाके देखें, आप अपनी फरमाइश कर दें मुझे सिर्फ एक हफ्ते की बैंक स्टेटमेंट दे दे, मुझे एक महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दे, मुझे पिछले 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ये सपोर्ट रिपोर्ट्स हैं जो अवेलेबल होती है। उसको चेक करना, ऑडिट करना, रिस्क को चेक करना, फ्रॉड डिटेक्शन और कंप्लाइंस, ये सारी चीज़ें बैंक ऑफ एक सिस्टम है, उसके अंदर ये डाटा जनरेट हो रहा है और ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड और उससे ये फ़ायदे होते हैं, ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। रिटेल, जब भी आपके जहन में रिटेल आए तो आपने इम्तियाज़ सोच लेना, आपने मेट्रो सोच लेना। मेरे जहन में इस वक्त एक एग्जांपल और आ रही है, शायद मैंने आपके से पहले डिस्कस की है कि मैं एक फार्मेसी पे गया तो वहाँ पर एक बंदा ऑर्डर टेकर था, वो सप्लाई करता था माल उस फार्मेसी को, वो उसके पास एक टैब सा था। कोई ये बात, ये पहले नहीं इस क्लास में नहीं भी, इसमें ये उसके बाद टैब था, वो ऐसे आइटम बाई आइटम बोल रहा था, हाँ जी ये जीरा प्लस एंटामिजोल इस तरह करके वो बोलता जा रहा था। वो ऑर्डर देता था, ये चाहिए ये चाहिए, ये रहने दो ये रहने दो, ये दे दो ये दे दो इन्फॉर्मेशन। मैंने उसकी स्क्रीन जाके देखी, उसके पास सारी प्रोडक्ट्स के नाम और उसके साथ मिसाल के तौर पे एक तरफ प्रोडक्ट्स आ रही थी और दूसरी तरफ स्टॉक आ रहा था। यहां पर प्रोडक्ट के नाम थे, एक तरफ प्रोडक्ट के नाम थे और दूसरी तरफ क्या था? स्टॉक था। अच्छा जी, अब हुआ क्या? एक आइटम उसने मेरे सामने की कि सर ये मिसाल के तौर पे जीरा प्लस जो है इसके 10 पैकेट चाहिए, 10 डब्बे चाहिए। तो उसने कहा, उसने अपने पास स्टॉक में देखा, उसके पास स्टॉक में 6 थे। वो 10 का ऑर्डर लेगा? नहीं लेगा, वो 6 का ऑर्डर लेगा। सर रिटेलर इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहा है, सेल्स देख रहा है, कस्टमर्स देख रहा है, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर डाटा है, तरीकेकार से आइटम टेबल फॉर्म में आ रहा है ना सर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। इससे क्या होगा? आप जामी शरीफ वालों को पता है कि रमज़ान में हमारी सेल 3 गुना हो जाती है, पिछले साल की सेल से, उससे पिछले साल की सेल से उसको पता है। अब इस साल रमज़ान आने वाला है तो वो अपनी डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, यस और नो? अंदाज़ा लगाएंगे ना कितनी डिमांड है। अब सिर्फ अंदाज़ा तो नहीं लगाना, उन्होंने उसके मुताबिक दोबारा रॉ मटेरियल भी ज़्यादा ख़रीदना है, प्रोडक्शन भी बढ़ानी है ताकि वो अपनी डिमांड को मीट कर सकें। सप्लाई चेन है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। मिसाल के तौर पे करछी वाले जो हैं
जामेश्वरी बना रहे हैं और उन्हें पता है कि यार हम तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी डिमांड 1000 बोतल की है, हम 600 से ज़्यादा बोतलें बना ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? यस अब जब वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो प्राइस बढ़ा देंगे ना। अब वो 100 रुपये वाली बोतल 120 की कर देंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो वो उनकी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो उनकी प्रोडक्शन के बराबर की वो डिमांड हो जाएगी और वो मैक्सिमम प्रॉफिट अवेल कर लेंगे, अटेन कर लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी आ गई। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी किस बेस पर आप प्राइस को प्लान करेंगे? डाटा की बेस पर, अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर, अपने डिमांड की एक्सपेक्टेशन वो, और उस बेस पर। सर हेल्थ केयर, ये वाली बात भी मैंने आपके साथ की है कि मैं अपने अब्बू को डॉक्टर पे लेके जाता हूँ, ये हार्ट के स्पेशलिस्ट है वो। तो जब अपॉइंटमेंट हो जाती है, उन्होंने हमें एक फ़ाइल दे दी हुई है, मेरे अब्बू का पेशेंट नंबर है 6990। हमने वहाँ जाना है, हमने उनको जाकर कहना है जी ये हमारी फ़ाइल है, उसने 6990 एंटर करना है। तो डॉक्टर साहब की स्क्रीन पर सारी हिस्ट्री आ जानी, उनके पास पहुँच, अच्छा उन्होंने हमारे, हम जब तक जाना है उन्होंने एक बार इंफॉर्मेशन देख ली होनी, अच्छा 2019 में आपको शुगर हुई है, 2023 में आपको हार्ट ट्रबल हुआ है, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है, पिछली रिपोर्ट में आपने भी शुगर चेक की है, कितनी शुगर आ रही है इस वक्त, और लास्ट टाइम जो आपने एक टेस्ट होता है हार्ट का, इको, वो हार्ट परफॉर्मेंस बताता है दिल कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उस बेस पर वो सारा, ये सारे टेस्ट होंगे, डायग्नोसिस हो रहा है, डायग्नोसिस की बेस पर ट्रीटमेंट होता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई वो पेशेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करने पर तशखीस करेंगे कि मर्ज क्या है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है? दवाइयाँ, जो ड्रिप लगती है, टीका लगता है, दवाई लगती है, बेसिकली वो क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद सबसे अहम काम होता है बिलिंग होती है, क्योंकि डायग्नोसिस हो या ना हो, ट्रीटमेंट हो या ना हो, बिलिंग ज़रूर होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो ये अब ये सारा स्ट्रक्चर डाटा है, तरीके से सब चीज़ें, सपोर्ट केयर मैनेजमेंट है बाकायदा। अब तो ऐसी ऐप्स हैं और चीज़ें हैं, मुझे उसमें कि वो आपको बाकायदा एक अलर्ट आता है कि भाई 2 बज गए हैं, क्या आपने शुगर की, हार्ट की, फलाना, ये 7 दवाइयाँ ली हैं, वो 1 बाय 1 टिक करना होता है, यस 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 यस। वो सर समझ आ रही? तो ये सपोर्ट केयर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग। सर जी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है? 3 प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 होना है, प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 होना है। तो प्रोसेस 1 वाले को रॉ मटेरियल चाहिए, और उसने जितना जितनी प्रोडक्शन करनी है उसको उसके मुताबिक रॉ मटेरियल और सारी इनपुट चाहिए। और यार आम घर की मिसाल दे दो, घर में खाना बनना है तो जब तक आप नमक नहीं आएगा वो खाना नहीं बनाना शुरू करेंगे, बेटे पहले नमक लेके आओ, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस करना है। तो उस प्रोसेस से पहले जो इनपुट्स हैं वो सारे उन्होंने इंश्योर करने के अवेलेबल है। अब जहाँ पर ये इतने बड़े पैमाने पर होता है, वहाँ पर सिस्टम में उनके पास आ रहा है कि स्टोर में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए ये रॉ मटेरियल सफिशेंट है या नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई प्रॉपर इन्वेंट्री की मैनेजमेंट हो रही है, किस तरह से प्रोडक्शन होनी है उस प्रोडक्शन को देखा जाता है। ये सारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस वाले ने पहले प्रोसेस को देखना कंप्लीट हुआ है और कब तक कंप्लीट होगा, जिसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होना है। तो तरीके से सारी प्रोसेसिंग होगी और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी, पैक होगी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। सर आपके
लॉजिस्टिक्स, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप डेटा कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है उसके हवाले से आप एनरिच हो जाएं, आपके दिमाग में ये बात हो कि अच्छा फला फला जगह पर ये। सर जी आप टिकट लेने जाते हैं, जब आप अड्डे पे खड़े होते हैं आप कहते हैं भाई टिकट दे दो, वो आपके सामने सिस्टम पे देख रहा होता है। यार एक प्रॉपर सिस्टम है, कभी ऐसे नहीं होगा कि एक टिकट 2 बार बेच दे। 11 नंबर टिकट 2 बार नहीं ना बेच रहा, उसके पास सामने सिस्टम है, उसके पास डाटा अवेलेबल है। ये तो आप बात करें ना बस की, सर बाई एयर में तो 50 लोग 300 टिकटें बेच रहे होते हैं, होता है ना, सारे एजेंट बेच रहे हैं ना टिकट। तो जब टिकट एक बार बिक गई, वो टिकट दोबारा कोई दूसरा बंदा नहीं बेच रहा, उसे कैसे पता चलता है? वो फ़ोन करके बता रहा है? नहीं सर जी, सिस्टम है। सिस्टम के अंदर आपने जब एक बार टिकट परचेज कर ली तो वो टिकट अब अवेलेबल नहीं रहेगी, सिस्टम में शो हो रहा होगा कि वो टिकट अब अवेलेबल नहीं है। सर अब ये डाटा हर बेचने वाले के पास अपडेटेड अवेलेबल है, तो ही तो कोई दूसरा बंदा उस टिकट को नहीं बेच रहा। सर अब ये वाली टिकट वाली बात यहां पर नहीं लिखी हुई, मगर ये सब पढ़ने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे यार ये कैसे चल रहा है। सर जी लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। आपने कोई शर्ट ऑर्डर की है, कराची से ऑर्डर की है, 3 दिन हो गए ऑर्डर नहीं आया, आपने उसको कहा मेरा ऑर्डर नहीं आया, उसने कहा सर आप ट्रैकिंग आईडी नोट करें। होता है, उसने आपको ट्रैकिंग आईडी दे दिया। ट्रैकिंग आईडी जब आप उस सिस्टम पर डालेंगे अपने सिस्टम पर, तो वो आपको बताएगा कि ये कराची से निकल गई, इस वक्त ये मुल्तान में पहुंच गई है, कल डिलीवर होगी। ऐसा ही है सर। तो ये डाटा की अवेलेबिलिटी की बेस पर ही ये उपाय है ना सर। सर किस रूट से आ रही है? व्हीकल मेंटेनेंस, इंश्योर टाइमली डिलीवरी एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें हैं। सर जी हम किताब डिलीवर करते, हमें को बच्चा जब किताब का कहता है कि ऑनलाइन किताब चाहिए, हम किताब डिस्पैच करते हैं, साथ ही ट्रैकिंग आईडी भी दे देते हैं कि यार सानू बार बार ना पूछे, ये ट्रैकिंग आईडी देखेगा, इसको पता चल जाएगा कि किताब कहाँ तक पहुँची। एजुकेशन, सर जी ये भी सुन लें, हमारे पास एक फादर आ गए, और सर आप लोग क्या बस अपना कारोबार चमकाने बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा है दूसरी बार उसने पेपर दिया फिर फेल हो गया और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा सर आपकी तबीयत ठीक है, सर के लिए ठंडा पानी लाएं। उनको ठंडा पानी दे के बिठाया, उनको कहा आपका बेटा साथ आया हुआ? उनने कहा हाँ जी आया हुआ, प्लीज़ उनको उसको बुला लें। चलो जी तारिक बेटे आप भी आ जाओ। तारिक बेटा भी अंदर ऑफिस में आ गया। उन्हें कहा है अब बेटे आपका CRN क्या है? उन्होंने कहा 142978। मैंने कहा 142978 का रिकॉर्ड टैक्स का मंगाएं जो पिछले सेशन का है। अब वो रिकॉर्ड आ गया, डाटा अवेलेबल था, डाटा आ गया। मैंने कहा उसके अब्बू को कहा पिछले सेशन में पोस्ट रिजल्ट में ये बच्चा हमारे पास आया, 78 क्लासेस हुई, उसमें से इसने 47 क्लासेस ली, ये 31 क्लासेस में नहीं आया। 16 टेस्ट हुए, इस बच्चे ने 4 टेस्ट दिए, बाकी 12 टेस्ट नहीं दिए। जो 4 दिए उसमें से 1 पास है और 3 फेल है। जब टेस्ट हुआ हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज किया कि आपके बच्चे के टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, या उसने टेस्ट दिया या नहीं दिया। ये मॉक हुआ, इस बच्चे ने मॉक नहीं दिया। हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, इस बेस पर इस बच्चे का रिजल्ट जो आया है वो इस जो क्लास में हरकतें कर रहा था बिल्कुल उसके मुताबिक है। अब वो जो बच्चे के फादर थे वो ठंडे हो गए, बल्कि रिलैक्स हो गए। हमें तो कुछ नहीं कहा, जो तारीख को हमारे सामने तो बहुत गुस्से से देखे, पता नहीं बाहर जाके अब जो भी हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है।
और समझ आ रही है सर ये कैसे मुमकिन हुआ है, सर ये डाटा की अवेलेबिलिटी की वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं तो भाई सही बात ये कि इतना बच्चा है फिजिकल और ऑनलाइन, कैसे पता चलता है? हमारे पास डाटा मेंटेन्ड है, मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड, ग्रेड, अटेंडेंस, फैकल्टी, स्पोर्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, कैजुअल और कंप्लाइंस, सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। फौरी तौर पे डाटा को एक्सेस किया, डाटा की इंफॉर्मेशन, डाटा से इंफॉर्मेशन निकाली और इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग होगी। गवर्नमेंट के पास सर आपका डाटा मौजूद है। अभी परसों मेरे दोस्त का फोन आया, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है ना रिटर्न फाइल करने की, उस वाले से। और दोस्त का फ़ोन आया तो उसने मुझे कहा कि भाई कहाँ तक पहुँचा यार, वो ज़रा ये काम करना। मुझे एक मैसेज आया FBI की तरफ से, मैसेज मुझे भेजो। और मैसेज पता क्या था, बड़ा मज़े का मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने प्लॉट ख़रीदा है, लेकिन ये जो प्लॉट खरीदा है ये अपनी रिटर्न में ज़रूर शो कीजिएगा। वो सर समझ आ रही है? अच्छा, गवर्नमेंट के पास डाटा रिकॉर्ड मौजूद है और पब्लिक सर्विसेज जो है वो मौजूद हैं, जिसकी बेस पर बजटिंग है हो रही है, पॉलिसी हो रही है, हेल्थ मैनेजमेंट। जाहिर बात है पैसा कहाँ से आना है, पैसा कहाँ लगना है, उसमें टैक्स एक पार्ट है, आपको बता दिया। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा आना कहाँ से, पैसा लगना कहाँ, इसका सारा डाटा और सारा रिकॉर्ड मौजूद है या होना चाहिए। ठीक हो गया? लो सर ये सारा स्ट्रक्चर्ड है। ये इतनी मल्टीपल एग्जांपल्स दे के मैंने एक बात सिखाने की कोशिश की है कि यार आप अपना मुंह जिस तरफ करेंगे ना आपको उस तरफ ये नज़र आएगा कि यार ये यहाँ से डाटा जनरेट हो रहा है। सर ये जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, इस एरा में ये डाटा का एरा है, यहाँ पर हर चीज़ से डाटा जनरेट हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना मसला हो गया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर रहा है, इतना डाटा मौजूद है, इतनी डाटा की अवेलेबिलिटी। सर ये सारी चीज़ें यूज, क्या इसको आपने रट्टा लगाना है? सर ये सारा सिर्फ समझने के लिए था। एक एक एरिया में इतनी डेप्थ है कि उस पर एक एक लेक्चर हो सकता है, सिर्फ हेल्थ केयर की बात के ऊपर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात के ऊपर, सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात के ऊपर, सिर्फ एजुकेशन गवर्नमेंट की बात के ऊपर। लेकिन एक ओवरव्यू हमने हर चीज़ का लेना है कि यार हर एरिया में डाटा, और ये सारी स्ट्रक्चर डाटा की बात हो रही। इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी ली है, क्या वाकई एक्सीडेंट हुआ है, क्या वाकई आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, उस पर कितने पैसे मिलने चाहिए, सारी की स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस में ये भी एक आ गया कि जनाब इंश्योरेंस के केसेस में कैसे स्ट्रक्चर्ड डाटा इस्तेमाल होता है, कहाँ पे उसका फ़ायदा होता है। उसके बाद बैंकिंग के अंदर ये केस स्टडी है। इतनी सारी डिस्कशन के बाद ये आपने E1 और E2 खुद करना है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पर जाने लगा हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। सर जी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पोस्ट लिंक शेयर है, हाँ जी, एक वीडियो को पोस्ट किया, वो जैसे ही उसको पोस्ट किया है उस वीडियो से रिलेटेड कुछ लोगों ने उसको लाइक किया, कुछ ने कमेंट किया, कुछ ने पिक्चर शेयर की, कुछ ने इमेज शेयर किया, कुछ ने थम्स अप शेयर किया, कुछ ने स्टिकर लगाया। ये सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है ये कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है सर। ईमेल की बॉडी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, व्हाट्सएप मैसेजेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है सर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो सर रिटेल में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अब देखिए जहां पर मैंने कहा 80% से ज्यादा डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है।
80% से ज़्यादा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन डाटा जहाँ भी होता है वो होता काम का है, बस जहाँ पे वो साफ सुथरा सा रिकॉर्ड हुआ हुआ है वहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान है। जहाँ पर वो फॉर्मली टेबल रोज की फॉर्म में नहीं है उसकी एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, लेकिन होता तो डाटा काम का ही है। एक तरफ स्ट्रक्चर्ड डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल दूं, एक तरफ एक गार्ड है, वो क्या कहते हैं ड्यूटी पे आता है तो अपनी एंट्री करता है, थंब लगाता है, पता चलता है कितने बजे आया, जाता है थंब लगाता है, पता चलता है कितने बजे गया है। ये जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है ये स्ट्रक्चर्ड है। आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पर वो अपने दोस्त को बता रहा है यार मैं ड्यूटी पे बैठा है ऐसी मैं 2 बजे मेरी अख लगी है, सुबह 6 बजे खुली। ये कैजुअल में इनफॉर्मली उसने कहा है, लेकिन ये बड़ी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है बिजनेस के लिए कि वो ये अलर्ट हो के भाई अगर ये सो रहा है तो फिर हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। ये रिटेल में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने वो प्रोडक्ट लगाई, उसका इमेज लगाया, देखा कि जनाब लोगों का रिस्पांस कैसा है फेसबुक पर। सर ये हेल्थ केयर में डॉक्टर एक्सरे भी देखता है, डॉक्टर बाजों का तो डॉक्टर जो है वो MRI रिकॉर्डिंग होती है वो देखता है, कैमरे से वो बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने MRI कराई है अपने बाजू की, एक पूरी CD उन्होंने दी है जिसमें वो पूरा उसकी मूवमेंट थी और बताया कि कहाँ से हड्डी टूटी है। सर जी ये डॉक्टर, अच्छा अगर तो सिर्फ वो नोट्स हों तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो गया, सिर्फ नोट्स हैं वो तो हो गया स्ट्रक्चर्ड, लेकिन कहीं नोट्स हैं, कहीं इमेज हैं, कहीं वीडियो है, तो ये कौन सा डाटा हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया। तो हेल्थ केयर के अंदर स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी इस्तेमाल हो रहा है। बैंक्स के अंदर जो फॉर्मल अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग हो रही है वो तो सारी स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन जो उनकी आपस में चैट्स हैं, स्टडी ईमेल्स हैं, न्यूज़ हैं, वो सारी क्या होती हैं, इनके आपस में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें जो चैट हो रही होती है, या और कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनफॉर्मल चैट है, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते वो भी काम किए हैं। Process contract, case files and legal documents with text mining to support audit and investigation. Law and compliance जो है वहाँ पर भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को इस्तेमाल कर लेते हैं ये देखने के लिए कि कंप्लाइंस क्या होता है सर जी, अमल दरामद। लॉ ये है कि लाल बत्ती पे रुकना और हरी बत्ती पे चलना है, और कंप्लाइंस पता है क्या है, उसको उस पर बाकायदा अमल दरामद करना। पॉइंट समझ आ रहा है। तो भाई इसकी ये बात आ गई। टेलीकॉम में कॉल लॉग, सोशल मीडिया, टेलीकॉम वाले आप लोगों के ट्रेंड्स देखते हैं, तभी तो वो कहते हैं रात 4 घंटे सिर्फ 2 रुपये में। वो ये जो पैकेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो असेस करते हैं कि लोग किस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह का यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक। लो सर, मीडिया वाले अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज़ करते हैं ताकि वो वैसी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करें जिससे उनको ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लोग उसको देखें। मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ तो फॉर्मल सारा इस प्रोसेस में कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेंट्री है, और दूसरी तरफ क्या है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डाटा है। मशीन जितनी प्रोडक्शन कर रही है, एक मशीन इंफॉर्मेशन दे रही है, एक तरफ रिपोर्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरफ लॉग्स हैं। ये सारी चीज़ जो है ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन है। अनस्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, 2-3 तरह की चीज़ें, 2-3 तरह के फॉर्मेट्स हैं सर। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट है और एजुकेशन है। ये एजुकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं इसके ज़रिए जो बात है ये अनस्ट्रक्चर्ड है। बहरहाल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी बड़े काम की चीज़ है और उसमें से भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। सर जी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, कल सेमी स्ट्रक्चर्ड कराकर, सेमी स्ट्रक्चर छोटा सा ही है, कल कराऊंगा और इंशाल्लाह चैप्टर आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी।